नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले पंजाब में काफ़ी जोर की बारिश आई थी और काफ़ी जगह पर वाइड स्प्रेड आई थी। मेरे पास मोबाइल पर व्हाट्सएप पर पटियाला से आलू की फसल की ब्लाइट की 3 फोटो आई। कहने लगे कि देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। मैंने फोटो के ऊपर देखा कि लेट ब्लाइट के लक्षण थे, आप भी देख रहे हो। मैंने 3-4 दवाइयाँ बता दी कि बदल बदल कर आप करते रहो। लेकिन 2 दिन पहले मेरे गांव में भी ब्लाइट से खेत खराब होने का पता लगा। साथ में पता चला कि काफ़ी किसान महंगी दवाई खरीद कर स्प्रे कर रहे हैं। मैंने अपने खेत भी चेक किए, मेरे खेतों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब आलू में ब्लाइट, झुलसा रोग कहते हैं जिसको, वो भी 2 प्रकार का होता है। अगेता झुलसा अर्ली ब्लाइट और पछेता झुलसा लेट ब्लाइट। दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं, कारण भी अलग होते हैं। फैलने का मौसम, मान लीजिए टेम्परेचर, तापमान और नमी भी अलग अलग होती है। दवाइयाँ भी अलग होती हैं। अनुकूल परिस्थिति भी अलग अलग होती है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता हो तो रोग का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, उसी प्रकार से स्प्रे शेड्यूल बना सकते हैं। इस वीडियो का लिटरेचर मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिया है। आज की मेरी वीडियो का मकसद भी ये है कि आपको दोनों के लक्षण बता दूं। किस मौसम में कौन सी ब्लाइट आ सकती है। पंजाब में बारिश हुई थी तो नमी ज़्यादा थी, तापमान कम था तो लेट ब्लाइट थी। अब यहाँ मेरे गांव में आप देख रहे हो कि भी अर्ली ब्लाइट आई है और कितनी ज़्यादा भयंकर, ज़्यादा ये नुकसान कर सकती है। ये देख लो, यहाँ पर अब ठंड ज़्यादा नहीं है, बारिश नहीं है, तो अर्ली ब्लाइट है। लेट ब्लाइट का अटैक हो जाए तो सीरियस चिंता का विषय होता है। अगर ध्यान ना दिया है तो अर्ली ब्लाइट था, ये भी हाल हो सकता है। ये मेरे गांव के खेतों का हाल है। अच्छा, दवाइयों पर खर्चा ज़्यादा होता है लेट ब्लाइट में। चिंता अर्ली ब्लाइट की भी होती है, खेत देखकर तो लग रहा है, पर थोड़ी कम होती है। अगर लापरवाही कर लो तो फिर अलग बात है। पहले जो है ना, पछेता झुलसा रोग की बात कर लेता हूँ, लेट ब्लाइट की बात कर लेता हूँ। ये आलू का सबसे सबसे विनाशकारी रोग है। फफूंद जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा फैलता है। शुरू में धब्बे जो होते हैं ना, जलीय धब्बे होते हैं, मतलब धब जैसे पानी गीला हो जाए उन धब्बों के रूप में पत्तों पर दिखते हैं। बाद में गहरे भूरे और बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। धब्बे के चारों तरफ हल्के पीले रंग का एक घेरा बनता है और धब्बे पानी से भीगे हुए लगते हैं। ये इसका मेन लक्षण है। अच्छा, एक और बात, वह तापमान जो है 12 से 18 डिग्री तापमान पर बहुत ज़्यादा फैलती है लेट ब्लाइट। ये आप नोट कर लो। साथ में इस बीमारी के लिए नमी जो है ना 80 से 100% चाहिए। ये भी आप नोट कर लो। मतलब कि जब नमी ज़्यादा होगी, बारिश का मौसम होगा, बादल होंगे, बादल छाए रहने की स्थिति में धब्बे बड़े हो जाते हैं। सुबह पत्तियों की निचली सतह पर नीचे नीचे देखोगे ना, फफूंदी की परत जम जाती है, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। ये पक्का लक्षण है इसका। अच्छा, बीमारी ज़्यादा फैलने का डर जो है ना, डंठल तने पर अटैक होता है, धब्बे बनते हैं, बाद में काले हो जाते हैं, पौधा गिर जाता है। तापमान 16 से 20 डिग्री और नमी 100 डिग्री हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है। ये चीज़ नोट कर लो। जहाँ बारिशें नहीं हुई हैं वहाँ पर समझो लेट ब्लाइट के चांसेस कम होंगे। अच्छा, अगर 10 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहे, तापमान भी 20 डिग्री से कम हो, 12, 14, 16 डिग्री हो, तो समझो कि लेट ब्लाइट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसा। आप देख रहे हो, ये अगेती झुलसा का ही खेत है, खेत की मिट्टी से फैलती है। आल्टरनेरिया नामक फफूंद से फैलती है। लगाने के 3-4 सप्ताह बाद बीमारी आ सकती है। शुरू में बड़े पत्तों पर, निचली पत्तियों पर पीले भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। कुछ समय बाद धब्बे आपस में मिल जाते हैं तब पूरी पत्ती सूख जाती है। ज़्यादा प्रकोप हो तो तनों, शाखाओं, आलू में भी काले धब्बे बनते हैं। अगेती झुलसा है ना, जो 20 से 26 डिग्री तापमान पर ज़्यादा होता है। पौधों पर इसका असर ज़्यादा नहीं दिखाई देता, ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। अगर पत्ते पौधे ज़्यादा देर तक नमी में रहें तो ज़्यादा फैल सकती है। पानी थोड़ा लगाना चाहिए। कुफरी पुखराज, बहार में ज़्यादा बीमारी लगती है। नवंबर महीने से ही बचाव वाले फंजीसाइड्स जैसे कि मैंकोजेब M45 है, क्लोरोथैलोनिल है, प्रोपिनेब है, एंट्राकोल कहते हैं जिसको, 500 से 700 ग्राम बदल बदल कर प्रति एकड़ करते रहो। अच्छा, ब्लाइटोक्स 50 भी कर सकते हो, 750 ग्राम प्रति एकड़। 8-10 दिन पर स्प्रे तो करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये दवाइयाँ ज़्यादा असरदार नहीं होती। बारिश आने पर धुल भी जाती हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट होती है, एक्शन में पत्तों के ऊपर पड़ी रहती हैं, पौधे के अंदर नहीं जाती। ज़्यादा नमी वाले मौसम में
बारिश में, धुंध और बादलों वाले मौसम में या फिर ज़्यादा पानी लग जाए तो खतरा बढ़ जाता है। तब आपको दवाइयाँ थोड़ी अलग करनी पड़ेंगी। वो मैं बता देता हूँ, बचाव के लिए बताता हूँ पहले दवाइयाँ। करजेट आती है एक M8, जिसके अंदर 8% तो साइमोक्सेनिल होता है, ये सिस्टेमिक है, और 64% मैंकोजेब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक दवाई बचाव के लिए और बताता हूँ, रिडोमिल गोल्ड, ये भी जो है ना 600 ग्राम प्रति एकड़ कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाए तो इलाज और आगे फैलने से रोकने के लिए आपने थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड दवाइयाँ करनी है। 2-3 दवाइयाँ बता देता हूँ। एक है सेक्टिन, 10% फिनामिडोन प्लस 50% मैंकोजेब होता है, 700 ग्राम प्रति एकड़ करना है। ठीक है जी, सेक्टिन कर दी। या फिर आपने रिवर्स करनी है, जिसके अंदर मैंडी प्रोपामिड होता है, 250 SC होता है, सिंजेंटा कंपनी की है मेरे ख्याल से। ये 200 ml प्रति एकड़ होती है। सेक्टिन कर दो, रिवर्स कर दो। या फिर इक्वेशन प्रो, इक्वेशन प्रो कोर्टिवा कंपनी की है, 16.6% फिमोक्साडोन होता है और 22.1% साइमोक्सेनिल होता है। ये भी 200 ml प्रति एकड़ होती है। ठीक है, इन तीन में से आप कोई भी करते हो, बदल बदल कर करनी पड़ सकती है। एक और दवाई मैं बताता हूँ, बासफ कंपनी की कैब्रियो टॉप है। इसके अंदर होता है मैटीराम 55% और पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है 5%, WG होता है। इसकी जो है ना 600 ग्राम प्रति एकड़ करनी है। 4 दवाइयाँ जो है ना बहुत बढ़िया दवाइयाँ मैंने बता दी हैं आपको। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने कैसे बचना है, हर हफ्ते आपको 8-10 दिन के बाद स्प्रे करना पड़ेगा। जिन खेतों में ब्लाइट का अटैक हो जाए तो खुदाई के बाद बचे हुए डंठलों आलू को गड्ढे में दबा दो, खेत से बाहर कर दो। अगले साल उस खेत से आलू की फसल ना लगाएं, बीज के रूप में भी आलू का प्रयोग ना रखें। अपनी फसल का ध्यान रखें।